मेरा नाम ईस्टर्न माइल्स है और मैं कैलिफोर्निया के पेसिडेनिया में रहता हूँ। मैं और मेरी पत्नी कैमिलिया शांत समुद्री किनारों पर घंटों गुजारते थे, जो हमारे घर से 45 मील दूर था। जब भी समय मिलता हम वहां पहुंच जाते। हमें वहां रखी सुंदर सी लकड़ी की बेंच बहुत पसंद थी। हम घंटों बातें करते और वहां एक नई ताजगी महसूस करते। 2 जुलाई 2016 की शनिवार को कैमिला बीच पर टहलने चली गई। वो शांत बीच पर कुछ समय गुजारना चाहती थी। वो ज्यादातर 1 घंटे के लिए ही जाती थी, पर उस दिन के बाद वो कभी नहीं लौटी। मैं बहुत फिक्रमंद था। मुझे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ। मैंने पुलिस को बुलाया। लिया नाम की एक औरत ने बताया कि कैमिलिया की हुलिया से मिलती जुलती एक औरत को उसने वहीं देखा था, जो यहाँ से लगभग 1 मील दूर थी। ये 1:30 बजे का समय था। वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए भी थे। पुलिस ने बीच और आसपास बहुत तलाश की, पर कैमिलिया नहीं मिली। उसके बाद मैं 2 महीने तक घर से बाहर ही नहीं निकला। मैं इस दुख से उभर नहीं पा रहा था। जब आपका प्यार खो जाए, उसका कोई सुराग भी ना मिले, यहाँ तक कि मेरा दिल भी नहीं मान रहा था कि वो अब मर चुकी है। एक शुक्रवार को मैंने फिर से उसी बीच पर जाने की सोची। मैंने सोचा शायद वो मुझे दिख जाए। मैं अपनी लकड़ी की बेंच के पास पहुंचा। जैसे ही मैं बैठने वाला था, मुझे लगा कोई मुझे घूर रहा है। मैं गलत नहीं था। मैं पलटा तो देखा, 10 गज की दूरी पर लिया पत्थर के पास खड़ी थी। मैं चौंक कर बोला, लिया? वो बोली, हाय ईस्टर्न, तुम्हारी पत्नी के लिए मैं दुखी हूँ। कितने दिन हो गए? 2 महीने? उसके प्यारे से चेहरे पर चिंता दिख रही थी। मैंने कहा, हाँ, और सोचा कि वो इस समय यहाँ क्या कर रही है। मेरे करीब आकर वो बोली, तुम काफी अकेले और टूट चुके होगे। यदि मैं तुम्हें ज्वाइन करूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? बोलो ना। सच्चाई यही थी कि मैं तन्हाई चाहता था, पर शायद उसका प्यारा सा साथ भी अच्छा लगा। लिया 20 वर्ष की उम्र पार कर चुकी थी। वे बहुत खूबसूरत थी। उसकी चमकती आंखें और लंबे लहराते बाल बहुत सुंदर थे। जरूर, मैं बोला, पर मैं शांति बैठना पसंद करूंगा अगर तुम्हें बुरा ना लगे। मैं तुम्हारी बात को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ ईस्टर्न। ये कहकर वो मेरे बराबर में बैठ गई। 10 मिनट तक वहां एक भी शब्द बोले बिना हम बैठे रहे। मुझे उसका स्पर्श महसूस हुआ। मैं चौंक कर खड़ा हुआ और बोला, लिया, ये सब ठीक नहीं है। मैं उस समय बहुत ज्यादा गुस्से में था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लिया के इस बर्ताव पर मैं कैसे रिएक्ट करूं। ओ ईस्टर्न, मुझे माफ कर दो। वो दुखी होकर मेरी तरफ मुझे देखते हुए बोली, मुझे लगा कि मेरे स्पर्श से तुम्हें राहत मिलेगी। प्लीज प्लीज, वो गिड़गिड़ाई। उसने मुझसे मिन्नतें की। मुझे बुरा लगा। कुछ भी हो, मैं तो बुरे हालात से गुजर रहा था, पर वो तो मेरी भलाई चाहती थी। नहीं लिया, नहीं, तुम मुझे माफ कर दो। मुझे बुरा लगा। कुछ भी हो, मैं तो बुरे हालात से गुजर रहा था। शायद मैं ही जज्बाती हो गया था। जो तुमने किया वो गलत नहीं था। क्या सच? वो बोली। ये उसने निश्चित होने के लिए पूछा था। हाँ लिया, सच में, मैंने धीरे से जवाब दिया। तुम्हारे साथ के लिए शुक्रिया। उसके बाद हम चल पड़े, पर जब मैं अपनी कार के पास पहुंचा तो ध्यान दिया कि उसकी मेटालिक ब्लू टोयोटा मेरी गाड़ी से 20 गज की दूरी पर ही खड़ी थी। शायद ये इत्तेफाक था। हम दोनों साथ निकले थे। जैसे ही मैं अपने घर के पास पहुंचा, मुझे उसकी गाड़ी अपने से 3 गाड़ियों के पीछे नजर आई। मुझे अजीब लगा, पर सोचा शायद वो आसपास ही रहती हो। मैं अपने और कैमिलिया की मनपसंद जगह 2 बार और गया, पर अजीब था कि हर बार मेरे वहां पहुंचते ही वहां लिया आ जाती। जब पहले गया तो देखा लिया के हाथ में एक पिकनिक बास्केट थी। मेरे बराबर में वो बैठ गई और सैंडविच निकालकर मुझे देने लगी। ये बीफ, प्याज और हॉट मस्टर्ड वाला सैंडविच था। ये मेरे मनपसंद थे और अक्सर कैमिलिया इसे बनाया करती थी। तुम्हें कैसे पता था? वो बोली, देखकर ही लगता कि तुम्हें मस्टर्ड और बीफ पसंद है। महीनों से मैंने ढंग से खाना नहीं खाया था, इसलिए मैं 2 और सैंडविच खा गया। इस पूरे समय उसने मेरा हाथ पकड़ कर रखा और अपना सिर मेरे कंधे पर टिकाए रखा। मैं काफी असहज था, पर उसका दिल दुखाना नहीं चाहता था। 1 हफ्ते के बाद मैं उसी पुरानी लकड़ी के बेंच के पास पहुंचा। इस बार जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे लिया की कार नहीं दिखी, पर वो बेंच पर लेटी हुई थी। उसकी सफेद सुंदर स्कर्ट हवा से ऊपर खिसक गई थी। सब कुछ इतना खुला था जितना मैं देख सकूं। शायद वो सो रही थी। मैं उसका नाम पुकार कर दूर खड़ा हो गया। वो उठते हुए बोली, ओ ईस्टर्न। उसने चौंकने का नाटक किया। मैं तो सो ही गई थी। हाय लिया, मैंने कहा। वो मादक नजरों से मुझे घूर रही थी। क्या तुमने कभी? वो चुप हो गई। मैंने कभी क्या? मैंने पूछा। क्या तुम्हारा कभी मन नहीं करता? उसकी आंखें मुझे घूरने लगी। लिया, क्या तुम्हारा मतलब सेक्स से है? मैंने सच जानने के लिए पूछा।
सच तो ये था कि मैं भी बेकाबू हो रहा था, पर मुझे ये स्वीकार नहीं था। ओ ईस्टर्न, मुझे अभी चाहिए, अभी, उसने अपनी उखड़ती सांसों से कहा। खुद को चंगुल में आता देख मैं सकपका गया, पर जल्दी ही खुद पर कंट्रोल कर बोला, ये अब मेरे बस की बात नहीं है लिया, और चिल्लाकर बोला, मुझसे दूर रहो। तभी मैंने उसे कहते सुना, मुझे माफ कर दो ईस्टर्न, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि तुम्हें यह अच्छा लगेगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। इस बहाने वो मेरे काफी करीब आ गई थी। मैं भागता हुआ अपनी गाड़ी के पास पहुंचा। बिना पीछे देखे मैंने गाड़ी स्टार्ट की। सोच रहा था कि लिया से ये अंतिम मुलाकात होगी, पर मैं गलत था। अगले दिन ऑफिस से जब घर पहुंचा तो लिया की टोयोटा बाहर ही खड़ी थी। वो कमबख्त यहां क्या कर रही है, उसे पता कैसे चला कि मैं यहां रहता हूं? पर चारों ओर देखने पर वो कहीं नजर नहीं आई। तभी पोर्च की लाइट ऑन हुई और सामने का दरवाजा खुला। लिया दरवाजे पर खड़ी थी। मैं तुरंत उसके पास पहुंचा। ईस्टर्न, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी, वो खिलखिलाते हुए बोली, जो बर्दाश्त के बाहर था। तुमने मेरे घर के अंदर घुसने की हिम्मत कैसे की लिया? मैंने गुस्से में भरकर पूछा। प्लीज अब तुम इतना भी नाराज मत हो ईस्टर्न, तुम्हें मेरे घर की चाबियां कहां से मिली? मैंने चीखते हुए पूछा। ईस्टर्न, तुम अपनी प्रॉब्लम जानते हो? उसकी पीठ मेरी ओर थी, पर जैसे ही वो मेरी तरफ मुड़ी मैंने देखा उसके हाथ में गन थी। तुमने कभी मेरी कदर नहीं जानी। उसकी टोन बदल चुकी थी। बैठ जाओ अब, वो मुझे सोफे पर ढकेलते हुए सख्ती से बोली। गन मेरी तरफ तनी हुई थी और मैं डरा हुआ था। क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूं? लिया विलियम्स, वो प्यारी सी लिया विलियम्स, वो पागल सी, वो लाइब्रेरियन। वो अचानक मुझे याद आ गई। मैं तुम्हें रोज देखती थी, हम एक दूसरे के लिए ही बने थे, पर तुमने कैमिलिया को पसंद कर लिया। हम अब भी साथ रह सकते हैं ईस्टर्न, अब तुम सिर्फ मेरे हो। लिया, कैमिलिया के साथ क्या हुआ था? मैंने हैरानी से पूछा। वादा करो तुम मुझसे हमेशा प्यार करोगे और मैं गन रख दूंगी। बोलते समय उसकी आंखों में आंसू आ गए। कैमिलिया, मैं चिल्लाया। मैंने देखा कैमिलिया की चाबी लिया की बेल्ट में लगी थी। वो जुनून में आकर लड़खड़ाती आवाज में बोली, मैंने उसे पाम ट्री के पास दफना दिया है, वो अब शांत है, उसके लिए अब परेशान मत हो। ईस्टर्न, अब अपना टाइम आ गया है। ओ गॉड, मैं चीखे मारकर रोने लगा। उसने जैसे ही गन रखी मुझे मौका मिल गया, पर एक क्षण में गोली चलने की आवाज आई। उसने खुद को मुंह में गोली मार ली थी। हर तरफ खून ही खून था। मुझे पुलिस बुलाना याद नहीं रहा, लेकिन वो आ गई। 2 दिनों के बाद कैमिलिया का शरीर सड़ी हुई अवस्था में मिल गया। मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब थी और मैं 3 महीनों तक बात न कर सका। 1 वर्ष से अधिक हो गए मैं ट्रोमा सेंटर जा रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी फिर से वैसी हो पाएगी। मेरा नाम एमेट टेनर है और मैं 43 साल का हूँ। मैंने यूएस मरीन युवावस्था में ज्वाइन की। मैं आत्मरक्षा व स्नाइपर में एक्सपर्ट था। अपनी योग्यता के कारण मैंने टॉप सीक्रेट ग्रुप में विशेष जगह बना ली थी। मैं स्टेट के महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा का हिस्सा बन गया। ये जनवरी 1990 से नवंबर 1992 के बीच राष्ट्रपति एच.डब्ल्यू. बुश का समय था। मुझे सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक मिल गया। मेरा काम राइफल व टेलीस्कोपिक दूरबीन के द्वारा एक इमारत में बैठकर वहां निगरानी रखना था। अपनी सर्विस के दौरान मैंने 2 लोगों को मार गिराया था जो टॉप रैंक्स के अधिकारियों की हत्या करने वाले थे। मुझे अपना काम बेहद पसंद था। ये रोमांच से भरा हुआ था। इस दौरान मैंने बहुतों को मार गिराया। मेरी परख और पैनी नजर मेरी क्वालिटी थी। मैंने वहां 9 साल यानी 2001 तक सेवा की, पर इस बीच मेरी योग्यता मेरे जुनून में कब बदल गई पता ही नहीं चला। आज 30 अप्रैल 2007 है और मैं आजीवन कारावास भुगत रहा हूँ। अब समय बदल चुका है। मरीन में कार्यकाल के दौरान मेरी ड्यूटी ह्यूस्टन में थी। हमारे स्लीपिंग क्वार्टर्स में 2 10 माले की इमारतें थीं, एक पुरुषों के लिए और दूसरी महिला अधिकारियों के लिए। मैं 10वें माले पर अपने कमरे में था, जो महिलाओं के आवास के बिल्कुल सामने था। मेरा नाइट विजन बाइनोक्यूलर इतना शक्तिशाली था कि मैं 10वें माले से नीचे तक साफ साफ देख सकता था। पर मुझे नीचे देखने का कोई शौक नहीं था, बल्कि वहां से तो मैं उन 4 महिला अधिकारियों को देखना पसंद करता था जो नाइट बल्ब की हरी रोशनी में कपड़े बदलती और पतली नाइटीज में टीवी देखा करती थीं। उनमें से एक सबसे अलग दिखती थी। उनमें कैप्टन हार्लो डिलेनी
सबसे ज्यादा सेक्सी थी। गर्मियों की गर्म रातों में वो केवल अंडरवियर में बैठकर अपने बालों में ब्रश करती थीं। वो नहाकर अपने कमरे में बिना कपड़ों के ही जाती। उसके बालों में केवल तौलिया ही लपटा रहता था। वो कभी पर्दे भी नहीं गिराती थीं, क्योंकि हमारी बिल्डिंग के 150 गज से उन्हें कोई नहीं देख सकता था। ये बात अलग थी कि उन पर बाइनोकुलर्स के द्वारा कोई जासूसी नजर रखे। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इन सब में कितना पागल हो चुका था। मैंने कभी उनका पीछा नहीं किया, पर ये सब चलते हुए 2 साल बीत गए। लंबे समय से उनकी सुंदरता निहारते हुए मैं कैप्टन डिलेनी के साथ अंतरंग होने की बात सोचने लगा। एक दिन जब हर कोई 2 किलोमीटर दूर बेस कैंप जाने की तैयारी कर रहा था, तब मैं महिला छात्रावास की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा। मेरे हाथ में लाल गुलाब था और कुछ ही सेकंड्स में मैंने दरवाजा खोला। मैंने उनकी खुशबू महसूस की। मैंने गुलाब की पंखुड़ियां उनके बिस्तर पर फैला दी। मुझे कोई लिपस्टिक मिल गई और मैंने उनकी बाथरूम की खिड़की पर लिख दिया, कैप्टन हालो डिलेनी, आप बहुत हॉट हैं। फिर मैंने नोटपैड उठाकर उस पर लिखना शुरू कर दिया। मैं आपको रोज रात में देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप भी मुझे चाहती हैं, पर कितना ये आप भी नहीं जानती। मैंने पत्र को कॉफी टेबल पर रख दिया। वे अपना मोबाइल कमरे में ही छोड़ गई थीं, इसलिए मैंने उनका नंबर भी ले लिया। उस शाम मैं उनके घर लौटने का बेसब्री से इंतजार करता रहा। वो लगभग 6 बजे लौटी। मैं उनके चेहरे का आश्चर्य देख सकता था। वो सामने ही खड़ी थी। जब मैंने उन्हें बाइनोकुलर से देखा तो ऐसा लगा जैसे वो मुझे ही घूर रही थीं। शिट! मैं झुंझलाया, जैसे मैं पकड़ा गया। क्या उसने मुझे देख लिया? मैंने खुद को समझाया, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने फोन में आवाज बदलने वाला सॉफ्टवेयर लगा रखा था। मैंने उसे एक्टिवेट किया और उन्हें फोन किया। कैप्टन डिलेनी, उन्होंने कांपती आवाज में जवाब दिया, मुझे उम्मीद है कि आपको सरप्राइज पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही हल्की आवाज में पूछा, तुम कौन हो पागल? वो चीख पड़ी, तुम्हारा चाहने वाला बेबी, नाराज मत हो। तुम्हारे घर में तुम्हारी खुशबू सूंघता आ गया था और अब पागल ही हो गया हूँ। तुम कोई भी हो, तुम बकवास हो, पागल हो। मैं अभी सिक्योरिटी बुलाती हूँ। वो गुस्से से भरकर जोर से चिल्लाई, ओह, तुम ये सब क्यों करना चाहती हो? मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जिसे तुम छूना पसंद ना करो। उसने तुरंत फोन काट दिया। मैंने एक बार फिर अपना बाइनोकुलर सेट कर दिया। तभी 2 पुरुष व 1 महिला अधिकारी उसके अपार्टमेंट में आ गए। तभी अचानक किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। अब ये कमबख्त कौन है? डरते हुए मैंने अपने बाइनोकुलर्स पैक कर दिया। हेलो एमिट यार, एक दोस्त भरी आवाज आई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो देखा ये आर्लो था, जो नीचे के हॉल से आया था। मैंने पूछा, हेलो आर्लो, व्हाट्सअप? मैंने देखा कि वो अंदर आना चाहता था, पर मैं दरवाजा पकड़े खड़ा था। मैं तुम्हारी किताब वापस करने आया था एमिट। वो मुझे क्रिमिनल एंड जस्टिस नामक किताब पकड़ाते हुए बोला, कुछ गधे लोगों के केस हैं, विशेषकर पीछा करने वालों के। शुक्र है सभी पकड़े गए। ये लफंगे अंत में पकड़े ही जाते हैं। जाते जाते उसने ये सब बातें बोली। मैं बोला, हाँ लफंगे हैं, चलो फिर मिलते हैं भाई। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सिर पर कोई हथौड़ा मारकर चला गया हो। अगली सुबह 8 बजे की रोल कॉल से पहले मैं इंतजार कर रहा था। तभी मुझे कैप्टन डिलेनी दिखी। वो अकेली थी, इसलिए मैं उनके पास पहुंचा और सैल्यूट मारते हुए बोला, गुड मॉर्निंग कैप्टन। मॉर्निंग लेफ्टिनेंट, उन्होंने जवाब दिया। वो काफी परेशान दिख रही थी। एमिट, तुम्हें क्या काम है? हाय कैप्टन, आज आप बहुत स्मार्ट लग रही हैं। थैंक्स एमिट, वो जमीन की तरफ नीचे देखते हुए बोली। मैंने पूछा, मैम क्या कुछ गड़बड़ है? हाँ, कोई पागल कल मेरे कमरे में घुस गया और सब तरफ पंखुड़ियां फैला दी। उस पागल ने एक भद्दा सा पत्र भी लिखा और मेरे बाथरूम की खिड़की पर लिपस्टिक से काफी गंदी बातें लिख दी। अरे ये तो खतरनाक है, शायद वो सचमुच विक्षिप्त होगा। मैंने एक्टिंग करते हुए कहा, अगर कोई जरूरत हो तो मैं हूँ। थैंक यू एमिट, पर कुछ लोग ये केस देख रहे हैं। कैप्टन डिलेनी ने फिलहाल मुझे पागल और विक्षिप्त बोला। मैंने इन चीजों को हल्के में नहीं लिया। फिर भी मैं मुस्कुराया, सैल्यूट किया और रोल कॉल के लिए तैयार हो गया। शाम होने वाली थी। मैं दीवार के पीछे लेडीज अपार्टमेंट की बिल्डिंग में इंतजार कर रहा था। तभी कैप्टन डिलेनी आई। शाम के 7:15 बज चुके थे। वह रुकी और बोली, एमिट तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस देख रहा था कि आप सुरक्षित घर पहुंच जाएं और कल जैसी घटना ना हो। शुक्रिया एमिट, पर मैंने पहले ही ये केस किसी और को दे दिया है। मैं काफी आहत महसूस कर रहा था। पहले पागल, फिर लफंगा और अब मेरी मदद लेने से इनकार। मैं ऊपर गया और दरवाजा लॉक कर लिया। मैं कैप्टन डिलेनी को सबक सिखाना चाहता था। मैंने केस से अपनी स्नाइपर राइफल निकाली और इसे इसके नाइट साइट और साइलेंसर के साथ जोड़ने लगा। वो मेरे टारगेट के सामने आई, पर वो गायब हो गई। तभी मैंने मेजर एने टेलर को आते देखा। वो दोनों अच्छी मित्र थीं। वो दोनों बातें करने लगी। मैं एकदम अधीर हो चुका था। तभी मुझे कैप्टन डिलेनी के माथे का टारगेट मिला और मैंने ट्रिगर दबा दिया। तभी कैप्टन डिलेनी हट गई और गोली सीधे मेजर टेलर की छाती में जा घुसी, जिससे वो तुरंत मर गईं।
मेरे हिसाब से आसपास के सभी लोगों ने कैप्टन डिलेनी की चीख सुनी। धत तेरी की, मैं हाँफते हुए बोला। फॉरेंसिक टीम ने जल्द ही मेरे कमरे से कारतूस बरामद कर लिए और अगली सुबह तक जांच से पता चल गया कि मेरी राइफल से 10 घंटे पहले ही गोली चली है। मैं गिरफ्तार हो गया और आजीवन कारावास पर जेल भेज दिया गया। हाँ, मैं आज भी उन हसीन दिनों को याद करता हूँ। शायद मेरे अच्छे व्यवहार से मैं जल्द ही बाहर आ पाऊं। मेरा नाम हेक्टर एबेट है। मैं ओल्ड अपार्टमेंट ब्लॉक ग्रीन स्ट्रीट सोहो में डाउनटाउन न्यूयॉर्क में रहता हूँ। मैं 2 साल पहले रिटायर्ड हो गया। मैं 62 वर्ष का हूँ। मैं मिलिट्री में पैराट्रूपर था और अपने शरीर को कसरत से फिट रखता था। मैं काफी जोशीले स्वभाव का था। मुझे आसपास नजर रखना बहुत पसंद था। मैं बालकनी में बैठता तो ऐसा लगता जैसे मैं टीवी देख रहा हूँ। मेरे पास टीवी नहीं था। ग्रीन स्ट्रीट की चहल पहल मेरा मनोरंजन करती। एक दिन एलिसन बेकरी, जो ग्रीन स्ट्रीट के सामने ही अगले ब्लॉक में थी, वहां से ताजे ब्रेड रोल्स खरीदते हुए मैं उस प्यारी लड़की से मिला जो अपने नाम पर यह बेकरी चला रही थी। ताजे ताजे बेकरी आइटम्स की खुशबू पूरी दुकान में फैली थी। मैं उसकी दुकान के अंदर कभी नहीं गया था। बेकरी के बाहर विंडो पर मुझे लगभग 30 वर्ष का एक लड़का भी दिखा। विंडो के पास एक प्राइस लिस्ट टंगी थी। लड़के के बाल भूरे थे। उसने फेडेड जीन्स और काली जैकेट पहन रखी थी। तुम्हारा बिजनेस काफी अच्छा है, मैंने उस लड़के की तरफ देखते हुए बोला। शुक्रिया सर, क्या आप पास में रहते हैं? एलिसन ने पूछा। हाँ, मेरा नाम हेक्टर एबेट है। मैं एक ब्लॉक आगे के अपार्टमेंट में रहता हूँ, मैंने जवाब दिया और देखा कि वह लड़का एलिसन को घूर रहा था, पर मुझे देखते ही वो दूसरी तरफ देखने लगा। मिस्टर एबेट, आप नए कस्टमर हैं, इसलिए आप ये ब्रेड रोल्स मेरी तरफ से घर ले जाइए। एलिसन ने ये ऑफर मुस्कुराते हुए दिया। शुक्रिया एलिसन, अब से सारे बेकरी आइटम्स यहीं से लूंगा, मैं खुश होकर बोला। ओह शुक्रिया सर, वो चमकती आंखों से बोली। मैं मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। मैंने देखा कि वो लड़का जो बाहर खड़ा था वो अब मेरी गली के बाहर आ गया था, जो बेकरी के सामने ही था। मैंने सड़क पार की और अपने अपार्टमेंट की तरफ मुड़ा, पर उस लड़के पर अभी भी मेरी नजर थी। जैसे ही मैं अपने ब्लॉक में पहुंचा, मैंने उसे एलिसन की बेकरी में वापस जाते देखा। मुझे कुछ शक हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। मैं उसका पीछा करने लगा। मुझे देखते ही उसने अपने सिर पर जैकेट का हुड डाल लिया और तेजी से चला गया। मैं वहां 10 मिनट खड़ा रहा, पर वो नहीं आया। एलिसन एक खुशमिजाज लड़की थी। मैं उसके लिए फिक्रमंद था। अगली सुबह मैं 4:30 बजे उठ गया, एक कप कॉफी बनाई और सिगरेट जलाकर बालकनी में बैठ गया। लगभग 5:30 बजे मैंने फिर उसी लड़के को उन्हीं कपड़ों में 2 ब्लॉक आगे बेकरी के सामने सड़क पर खड़े देखा। वो दीवार के सहारे टांगों को क्रॉस करके खड़ा था। वो एक के बाद एक सिगरेट सुलगा रहा था। ये सब कुछ बहुत रहस्यमय था। मुझे लगा कि वो एलिसन का इंतजार कर रहा था। पता नहीं क्यों, पर मुझे लगा। लगभग 6:30 बजे मैंने कुछ दूरी पर एलिसन को देखा। वो बस से उतरी और दुकान की ओर बढ़ने लगी। लड़का सीधा खड़ा होकर एक किताब पढ़ने का नाटक करने लगा। जैसे ही एलिसन गुजरी, वो बोला, खूबसूरत लड़की को ब्यूटीफुल मॉर्निंग। काफी संस्कारी होते हुए एलिसन ने जवाब दिया, तारीफ का शुक्रिया। तुम्हारा क्या नाम है? तुम मुझे फ्रैंक बुला सकती हो। तुम्हारी बेकरी तक चलूं? उसे अजीब लगा क्योंकि वो एक अजनबी था। तभी वो बोला, इस शहर में बहुत सिरफिरे हैं, तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए। चलो ठीक है। वो ऐसा इसलिए बोली क्योंकि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी। जब वे जा रहे थे तो उसे कुछ अजीब लगा क्योंकि फ्रैंक लगातार उसे घूर रहा था। बेकरी पहुंचकर वो बोली, शुक्रिया फ्रैंक, तुम्हारा दिन शुभ रहे। ओह, रह गई अच्छा, क्योंकि ये तुम्हारे साथ शुरू हुआ। मैंने कुछ अच्छे कपड़े पहने और एलिसन की बेकरी की ओर चल पड़ा। तभी मैंने देखा कि वो लड़का एक बिल्डिंग के पीछे से झांक रहा था। एलिसन, क्या वो लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है? वो मुझे बेकरी तक छोड़ने आया था। उसने बताया कि शहर में बहुत सारे सिरफिरे हैं। मुझे वो सीधा साधा लगा, पर वो मुझे लगातार घूरे जा रहा था। मैं उस पर नजर रखूंगा, मुझे उस पर विश्वास नहीं है, मैंने जवाब दिया। मिस्टर एबट, उसने मुझे परेशान कर दिया है। उसका नाम फ्रैंक है। डरो मत एलिसन, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। जाते जाते मैं बोला, शुक्रिया मिस्टर एबट, मैं आपकी आभारी रहूंगी। वो मुस्कुराई। शाम 5 बजे बेकरी बंद होने के समय मैंने बालकनी से देखा कि फ्रैंक जैकेट का हुड लगाकर सड़क पार कर रहा था, पर वो उसी गली में चला गया जहां मुझे पहले दिखा था। शॉप लॉक कर जैसे ही एलिसन वहां से गुजरी तो फ्रैंक सामने आ गया। वह डर गई। तुमने तो मुझे डरा ही दिया फ्रैंक, वो बोली। उसके माथे पर पसीना था। ओ एलिसन, याद रखना, मैं यहाँ के सिरफिरों जैसा नहीं हूँ, काफी शरीफ हूँ मैं। वो अपनी आंखें फैलाकर बोला, मैं तुम्हारे साथ बस में चलता हूँ।
ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? मुझे किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। वो गुस्से में बोली। वो मुझे पहचानती नहीं, मैं उसे याद भी नहीं। वो ये सब बातें सोचने लगा। मैं तुरंत नीचे भागा। एलिसन 100 गज आगे जा चुकी थी। फ्रैंक उसका पीछा करने लगा। मैं दूरी बनाए हुए था और छिपता हुआ उनका पीछा करने लगा। जैसे ही एलिसन की बस चली, उसने देखा फ्रैंक हाथ बांधकर वहीं खड़ा था। उसकी ओर 2 उंगलियों से इशारा किया, फिर उंगलियों से विक्ट्री का सिंबल दिखाया। मैं तुरंत उसके पास पहुंचा। मुझे आता देख वो ट्रैफिक की भीड़ में जाकर छुप गया। चलो, एलिसन तो सुरक्षित घर पहुंच गई, मैंने सोचा। फ्रैंक की बदतमीजियां अगले 4 दिनों तक जारी रहीं। मैं उसे रोक नहीं पाया। एलिसन काफी परेशान हुई तो हम उसकी रिपोर्ट लिखवाने पुलिस के पास पहुंच गए। मैं देर तक नहीं सोता, पर अगली सुबह मैं 7:30 बजे उठा। मैं तुरंत अपनी बालकनी पर पहुंचा। एलिसन की बेकरी अभी बंद थी। मुझे एलिसन या फ्रैंक कहीं नहीं दिखे। मुझे लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और बिना कॉफी पिए जल्दी से बेकरी पहुंच गया। मैंने दरवाजा खोला, ये लॉक नहीं था, मतलब अंदर कुछ बहुत गलत हुआ है। मैं तुरंत अंदर घुस गया और चारों ओर देखा, पर कोई ना दिखा। एलिसन की शॉप के पीछे एक छोटा सा किचन था जहां वो चाय बनाती और लंच करती। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और वो दृश्य में भूल नहीं सकता। एलिसन बंधी हुई थी और करहा रही थी। उसके हाथ पांव आपस में बंधे हुए थे और उसकी आंख डर से फटी हुई थी। उसने कोई आवाज नहीं निकाली और अपनी आंखों के इशारे से मुझे समझाने लगी कि फ्रैंक यहीं छिपा है। अचानक मुझे उसकी आहट लगी। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, मैं पीछे पलटा। मैंने देखा उसके दाहिने हाथ में बूचा नाइफ था। बूढ़े आदमी। वो गुस्से में बोला, क्या तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया? अपने काम से काम रखो। वो गुर्राते हुए नाइफ को हाथों में उछालने लगा। अपने को असहाय पाकर मैं तुरंत कॉम्बैट पोजीशन में आ गया। है बूढ़े आदमी, अंकल इस पोज में आप बेवकूफ दिख रहे हो। और वो हंसने लगा। एलिसन डर से कांप रही थी। उसके मुंह पर पट्टी थी। फ्रैंक 3 इंच आगे बढ़ा कि वो समझ भी ना सका कि उस पर वार आखिर हुआ कहां से है। एक पल में उसका नाइफ उड़ता हुआ दिखा। मैंने उसका हाथ मोड़कर उसे भरपूर किक मारी। सिर्फ 15 सेकंड में मैंने उसे मार मार कर बेहोश कर दिया। उसके मुंह, आंख और नाक से खून रिस रहा था। वो दर्द से रो रहा था। मैं उससे बोला, क्यों बे, जान गया 62 साल के पैराट्रूपर से पंगा लेना क्या होता है? और उसके सिर पर एक किक मारी। मैंने एलिसन की पट्टी खोल दी। वो तेज तेज सांस लेने लगी और उसकी सांसें नॉर्मल हो गईं। बस शरीर पर रस्सी के जख्म को छोड़कर कोई और नुकसान नहीं हुआ। शुक्रिया शुक्रिया मिस्टर एबट। वो बोली, आपने ऐसी फाइट कहां से सीखी? अब क्या कहूँ, उम्र तो एक संख्या है। चलो अब पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस तुरंत आ गई और सवाल जवाब के बाद वो बेहोश पड़े फ्रैंक को अपनी वैन में लेकर चले गए। मुझे और मेरे सफेद बालों को देखकर वो 2 पुलिस वाले विश्वास ही नहीं कर सके कि मैंने एक ऐसे आदमी को धूल चटाकर बेहोश कर दिया जो मुझसे बहुत छोटा था। एलिसन की देखभाल करते हुए हम अच्छे दोस्त बन गए। एक 62 साल का व्यक्ति और एक 25 साल की लड़की। इसके बाद फ्रैंक ने कभी पीछा नहीं किया। उस पर हत्या की कोशिश और मानसिक उत्पीड़न के कई केस लगाए गए, जबकि एलिसन काफी मानसिक तनाव से गुजरी। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और एलिसन के कस्टमर बहुत ज्यादा बढ़ गए। मैं अभी भी उसे अपनी बालकनी से देखता रहता हूँ। जब फ्रैंक से पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला वो और एलिसन स्कूल में साथ साथ थे। उसने स्वीकारा कि वो एलिसन को बहुत प्यार करता था। उसके और भी बॉयफ्रेंड्स थे, पर उसने फ्रैंक को हमेशा ठुकराया। 10 सालों तक वह उसका दिल जीतने की कोशिश करता रहा। लगातार कसरत करके सुडौल बन गया और सोचा कि वह अब तो जरूर आकर्षित होगी। पर जब उसने कोई रुचि नहीं दिखाई और उसे पहचाना तक नहीं, तो उसे गहरी चोट लगी। दुर्भाग्यवश एलिसन के बलात्कार व हत्या की योजना पर भी 62 वर्षीय पैराट्रूपर ने पानी फेर दिया।